Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. A very good morning to all of you. Let us have a look over today's important current affairs. But for all those who are looking for the English version of this video, let me tell you that you can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चंस। लेकिन शुरू करने से पहले सबको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं आपके डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के, और ये आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगी। वहां पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ अवेलेबल होते हैं, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। इसी के साथ पहला सवाल आपके स्क्रीन्स पर काफी देर से तो इसका आंसर देखते हैं अब। इंडिया होस्टेड द लीड आईटी समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP27 अलॉन्ग विद विच कंट्री। तो मतलब COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 बहुत बार हमने अब तो इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि इजिप्ट में चल रही है, और काफ़ी ऐसी समिट्स और मीटिंग्स जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है हो रही हैं आजकल अभी ग्लोबली। तो वही है, एक COP27 हो रही थी, तो इंडिया ने भी सोचा कि साथ में एक समिट कर लेते हैं, एक और समिट होस्ट कर लेते हैं। दूसरी कंट्री कौन सी थी कि चल रही है, तो साथ साथ कर ही लेते हैं जोक्स अपार्ट। बट वैसे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वीडन, ऑप्शन ए। तो इंडिया होस्टेड दिस लीड आईटी समिट अलोंग विद स्वीडन। इसके बारे में बात करेंगे, इस समिट के बारे में बात करेंगे, स्वीडन कहाँ पे है वो भी देखेंगे। ठीक है, इंडिया और स्वीडन ने इस समिट को, लीड आईटी समिट को होस्ट किया, वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की साइडलाइंस पे ही, कि चलो ठीक है हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पहले देख लो, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव 2019 में स्वीडन और इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट, एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस समिट के अंदर टोटल मेंबरशिप जो है इट इंक्लूड्स 37 कंट्रीज एंड कंपनीज टुगेदर, राइट। सो यहाँ पर जो लेटेस्ट मेंबर्स हैं इस इनिशिएटिव के, जापान और साउथ अफ्रीका हैं। ये बात क्या है यहाँ पर, ये सबमिट क्या कहती है? ये सबमिट जो है वो कहती है ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, अपना अपना मतलब सबका, तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इस सेक्टर में आप लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ मूव करें। जो सेक्टर, मतलब इस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं, मेंबर्स जो हैं इस समिट के, ये कहते हैं दे शुड सब्सक्राइब टू द नोशन कि एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कैन, और वो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, एंड दे मस्ट प्रोग्रेस। किस पे रास्ते पे जाना है? लो कार्बन ट्रांजिशन करो, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस कम करनी है, और एम ये होना चाहिए कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस हो। इसके अदर को बेनिफिट्स भी हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, यू इंक्रीजिंग द रिजिलियंस टू द चेंज इन क्लाइमेट, एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस होगी, जॉब क्रिएशन होगी, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इनोवेशन होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगर आ गई तो बहुत बढ़िया। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, मैप तो कैसे भूल सकते हैं, मैप में जरा एक स्वीडन देखते चलो। स्वीडन कहाँ है? कैपिटल इज स्टॉकहोल्म। नॉर्वे देखो बगल में लगता है, इधर फिनलैंड भी है बॉर्डरिंग, और उधर सी है, नॉर्वियन सी, आर्कटिक ओशन है, बेरेंट सी, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ सी है, इधर डेनमार्क है, फिनलैंड भी है यहाँ पर, और बाल्टिक सी भी इधर है। ठीक है, तो ये कुछ मैप, एक आइडिया हो जाना चाहिए बच्चे, मैप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट मिशन दैट इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो अभी कल ही ये मिशन जो है प्रॉपर लॉन्च हो चुका है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ये मिशन? तो ये मिशन है यूएसए का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अमेरिकन स्पेस एजेंसी का नाम सबको पता है, नासा। तो नासा ने लॉन्च किया है ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट आर्टेमिस टू दी मून। तो ये मून एक्सप्लोरेशन मिशन है। बात आ गई समझ में? अब इसके साथ दो पहले टर्म्स जुड़े हुए हैं, बाकी कहानी तो बात की है, वो दो टर्म्स देख लो। जो रॉकेट है उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। और यहाँ पर एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी है। जैसे रॉकेट हो गया ना, तो एक ऊपर जो है कैप्सूल है, जिसके अंदर, नीचे रॉकेट भी है पूरा, तो जो कैप्सूल है ऊपर, तो यहाँ पर 3 डमी पैसेंजर्स हैं।
बेसिकली डमी पैसेंजर्स हैं वो, मतलब आप बोल सकते हो कि दे आर मेड अप ऑफ द मटेरियल, जैसे ह्यूमन बोन्स की तरह वो मिमिक करें, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू। क्यों? क्योंकि अभी ये जो 3 सीरीज होंगी, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 1 जो अभी लॉन्च हुआ है ना कल ही में, तो यहाँ ये जो है अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट है, कोई एस्ट्रोनॉट, कोई ह्यूमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यूब सैट्स, पेलोड्स जो हैं, सैटेलाइट्स जो हैं, वो हैं अभी इस पर्टिकुलर अभी रॉकेट के अंदर, जिसका पर्पस क्या है कि टू सर्च फॉर दी वाटर, एक तो इन ऑल इट्स फॉर्म मून पे, और अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन जो कि हम यूटिलाइज कर सकें एज दी सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे ये वो 3 डमी पैसेंजर्स क्यों हैं, वो हम क्यों चाह रहे हैं कि वो जो ह्यूमन की तरह थोड़ा सा मिमिक करें, सॉफ्ट टिश्यूज क्यों हैं? क्योंकि जब आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च होगा ना 2024 में, तो वो क्रूड मिशन होगा। ये वाला अनक्रूड है, 2024 वाला क्रूड होगा, उसमें एस्ट्रोनॉट होंगे। 2025 के अंदर आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो उसके बाद होगा, जहाँ पर प्रॉपर लैंडिंग होगी, और वो भी एक क्रूड मिशन होगा। ठीक है, तो ये अभी इतना फेमस न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लाइट है नासा की 21st सेंचुरी का, ये मून मिशन है। क्योंकि इससे पहले जो मिशन था वो 50 ईयर्स अगो, अगर मैं बात करूं, हाँ, तो लगभग अपोलो मिशन उसका नाम था, अपोलो प्रोग्राम। लेकिन अब इट इज आफ्टर 50 ईयर्स 21st सेंचुरी का। अब मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो आपको ये सब पता ही चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज देयर, और वहाँ पर साथ ही साथ की अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब एक्सट्रैक्ट करना, हार्नेस हाइड्रोजन और हीलियम एज द एनर्जी रिसोर्स, तो ये सब कुछ के लिए मिशन है। इस मिशन का एम क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसी के साथ चलते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि what is the name of the account a bank holds on behalf of another, often a foreign bank? What is the name of the account a bank holds on behalf of another, often a foreign bank? पहले आपको अगर ये कंसेप्ट थोड़ा ऐसे लग रहा है, बट टेंशन मत लो, इसको मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगी। ये आज के सेशन का वो हो जाएगा एक, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आंसर इसका है वॉस्ट्रो अकाउंट। अब ये वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो क्या है, इनको समझते हैं। ये डेफिनेशन अपने को समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं आई होगी मोस्टली, जिनको आगे बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और ये अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 9 बैंकों को, 9 बैंक्स को, बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन दी अप्रूवल टू ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आरबीआई ने भी अलाउ किया था फॉर द ओपनिंग ऑफ 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स, 9 बैंक्स टू ओपन दी स्पेशल। और अभी आरबीआई ने जो अप्रूवल दिया है उसमें 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स 2 इंडियन बैंक्स के अंदर, यूको और इंडसलैंड बैंक। ठीक है, ये क्या है, किस तरीके की पेमेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, उन सबको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझ लो। 2 मिनट फालतू भी लग जाए तो कोई बात नहीं, प्रोडक्टिव ही है, सुनना अच्छे से, बस ध्यान देना, अटेंटिव रहना। ये है आपका बैंक एक्स, ये है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है जी, एक और बैंक है बैंक वाई, ये है अपना, चलो यूएसए में लगा लो। ठीक है, बाद में इसको रशिया ले चलेंगे, अभी यूएसए के अंदर है। तो एक यहाँ पर एक कस्टमर है ए, और यहाँ पर एक कस्टमर है बी, वो यूएसए में बैठा है, और ये चलो आरजू है, ये इंडिया में ही है। ठीक है, अपन तो इंडिया में ही है। तो यहाँ पर ये जो कस्टमर ए है, इसके बी जो कस्टमर है यूएस में, उसके साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। ठीक है, अब जब कस्टमर बी को पैसा देना है, तो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस कस्टमर ए का ना तो कोई अकाउंट है बैंक वाई में, ना ही कोई ऐसे मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा, ना ही कोई बैंक एक्स की सब्सिडरी है यूएसए के अंदर, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ये है कि बैंक एक्स इसको बोलेगा बैंक वाई को कि तू मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन जा। ठीक है, मतलब आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन, ऐसे कह लो। मतलब अब बैंक वाई क्या है, बैंक वाई फीस लेगा, और बैंक वाई बैंक एक्स का रिप्रेजेंटेटिव है कि जब बी को पैसे देने हैं ए को, तो वो बैंक वाई में डिपॉजिट कर दे, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि बैंक वाई बैंक एक्स का रिप्रेजेंटेटिव ही हो गया। बात आ गई समझ में? अब ये वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो क्या है, ये कहानी क्या है, बात को समझो। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब बैंक एक्स जो है यहाँ पर एक अकाउंट खोले बैंक वाई के अंदर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड दो, 2 सेकेंड, कलर चेंज करते हैं।
हाँ, तो अब जब ये बैंक एक्स बैंक वाई के अंदर अकाउंट खोलेगा वो होगा नॉस्ट्रो अकाउंट। इसका मतलब क्या है? नॉस्ट्रो का मतलब है हमारा अकाउंट, नॉस्ट्रो का मतलब है आर अकाउंट, और वॉस्ट्रो का मतलब है योर्स अकाउंट। वॉस्ट्रो मतलब योर्स होता है, वॉस्ट्रो मीन्स योर्स, वॉस्ट्रो मीन्स तुम्हारा। तो यहाँ पर अब बैंक एक्स इंडिया का है, ठीक है, उसने क्या है अकाउंट खोला बैंक वाई में, वो क्या है नॉस्ट्रो अकाउंट। क्यों बोल रही हूँ उसको नॉस्ट्रो अकाउंट? सुनना अच्छे से, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो अकाउंट क्या है, हमारा अकाउंट है, आर अकाउंट, तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। यही अकाउंट जो खुला है वो यूएसए के बैंक वाई के हिसाब से वो क्या है, वो वॉस्ट्रो अकाउंट है, क्योंकि वो तुम्हारा अकाउंट है, इट इज योर अकाउंट। ठीक है, ये है, बस पर्सपेक्टिव की बात है यहाँ पर। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी रशिया के साथ क्या है, रशिया पे सैंक्शंस भी हुए, अभी अपने को रशिया के साथ ट्रेड भी करनी है, तो इसीलिए इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए कि अब रूपी में सेटलमेंट कर लेते हैं, रूपी में ट्रेड कर लेते हैं, तो अब कैसे करें, इसीलिए ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो न्यूज में रहे कि अब जब इंडिया, मान लो जैसे यूएसए है, अब जब ये इंडिया का बैंक एक्स है, ये जाके अगर बैंक वाई में अकाउंट खोल रहा है तो वो है नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक एक्स। करेंसी यूएस डॉलर ही होगी ना यूएसए में, तो वहां पर अब ये बैंक एक्स ने क्या किया, इंडिया का बैंक है, बैंक वाई यूएसए में जाके अकाउंट खोला है, किसका अकाउंट है, हमारा अकाउंट है, तो इसीलिए इंडियन पर्सपेक्टिव से ये क्या हो गया, नॉस्ट्रो अकाउंट। अब वैसे ही अब यहाँ रशिया कर लो, अभी क्या बात हो रही है, रशिया के अकाउंट खुले हैं इंडिया में, इंडियन में, तो जब ये रशिया का एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं वापस से, हाँ, तो अब जब ये रशिया है, अब रशिया ने अकाउंट खोले हैं, तो ये हो गए वॉस्ट्रो अकाउंट। इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचो, वॉस्ट्रो क्या कहता है, वॉस्ट्रो कहता है तुम्हारा, है ना, वॉस्ट्रो कहता है योर्स, तो मैं अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देख रही हूं तो ये तुम्हारे अकाउंट है, इट इज योर अकाउंट, हमारा नहीं है, तुम्हारा है, तो इसीलिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट हो गए। ये बस पर्सपेक्टिव का फर्क है। तो की टेक अवे ये है, ये याद रख लो, वॉस्ट्रो मीन्स योर्स और नॉस्ट्रो मीन्स आर्स। तो जिस भी पर्सपेक्टिव से देखो ये आर योर कर लेना, आंसर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन पे। अब 2 मिनट चाहे एक्स्ट्रा लगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो टाइम मैटर नहीं करता, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, ये भी समझो आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं ये ऐसे स्किप कर सकती थी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, स्किप कर लेती, आप पढ़ लेते, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को जहाँ पर समझना है कि अब न्यूज़ भी पढ़ोगे, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ एनुअल G20 समिट हेल्ड इन बाली? तो ये यार कितनी बार अपन ने पढ़ा है, देखो G20 समिट बच्चों इंडोनेशिया में, बाली में, अभी इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी एज्यूम करेगा, 1 दिसंबर से प्रॉपरली मिल जाएगी और 1 साल के लिए, और काफ़ी हमने इसके बारे में वासुदेव कुटुम्बकम, सिंबल, लोटस, ठीक है, बहुत कुछ डिस्कस किया है, G20 के मेंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो थीम है ऑफ दिस समिट हेल्ड इन बाली, उसकी थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब ये आपको इसके बारे में मुझे लगता है बहुत बार कवर कर लिया है, तो मैंने कुछ अभी बता भी दिए, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया आफ्टर चाइना? चाइना के बाद कौन है वो जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ स्टील इन दी वर्ल्ड? हम हैं, ऑप्शन ए इंडिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का इन दी वर्ल्ड। पहले 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, फिर हमने तरक्की करी है एंड वी हैव मूव टू सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोग्राम, जिसमें से एक पूर्वोदय प्रोग्राम है, अगर आपने सुना हो, जो कि बात करता है एक इंटीग्रेटेड स्टील हब की, याद आ रहा है, एस्टैब्लिश करने की, इन द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो स्टेट्स आते हैं बेसिकली, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये बेसिकली दे होल्ड अबाउट 80%, 80% ऑफ द आयरन ओर रिजर्व्स, नेशनल आयरन ओर रिजर्व्स, 100% ऑफ द कुकिंग कोल, वास्ट रिजर्व्स है यहाँ पर, बॉक्साइट के, डोलोमाइट के, क्रोमाइट के। तो ऐसे जब प्रोग्राम्स होंगे तो डेफिनेटली मतलब ये नंबर शो करता है कि हम सही डायरेक्शन में भी हैं। साथ ही साथ ये अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द स्टील कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में हुई ये कॉन्फ्रेंस। और अगर मैं पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन की बात करूं तो इट ग्रू फ्रॉम 57.8 किलोग्राम
to 78 किलोग्राम। तो यहाँ पर it is a growth of 50%, with a growth of 50% over the last पिछले 8 साल से अगर देखा जाए तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल प्रेस डे इंडिया के अंदर कब ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए। नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहां पर 16 नवंबर डेट याद में रखना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है नेशनल प्रेस डे। थीम क्या है? मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल सही बात है, एक पिलर है ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया। तो यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक वॉचडॉग है, जो भी जितना भी बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द थ्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बेसिकली इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इट वाज फॉर्म्ड इन 1966 इन द पार्लियामेंट। अगर आपसे पूछ लें कि इस काउंसिल के चेयरमैन, तो याद रखना जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल न्यू बॉर्न वीक ऑब्जर्व होता है कौन से मंथ में? एवरी ईयर, हर साल। एवरी ईयर नेशनल न्यू बॉर्न वीक इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? द राइट आंसर इज नवंबर, ऑप्शन ए। नेशनल हेल्थ मिशन है ना जो, वो ऑब्जर्व करता है नेशनल न्यू बॉर्न वीक 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। ठीक है, थीम क्या है? इंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न। यही अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि जो चाइल्ड सर्वाइवल, जो केयर होती है ऑफ द न्यू बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है कुछ महीने कुछ साल, जो न्यू बॉर्न है उनकी जो केयर है वो एक हेल्दी नेशन के लिए उनका उनका जो सर्वाइवल है, तो कैसे एक हेल्दी केयर होनी चाहिए, इंश्योर करना कि प्रॉपर क्वालिटी हो फॉर एवरी न्यू बॉर्न उस केयर में। ठीक है, उसके लिए है ये नेशनल न्यू बॉर्न वीक। As per the Corporate Affairs Ministry, which state added the most number of new companies? कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से इनमें से कौन सी वो स्टेट है दैट हैज एडेड द मोस्ट नंबर ऑफ न्यू कंपनीज? तो सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने ऐड की है मोस्ट नंबर ऑफ न्यू कंपनीज। देखो, महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली भी है, यूपी भी है, उत्तर प्रदेश ने ऐड की है अराउंड 30,000 न्यू कंपनीज इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने कवर भी किया था एक योटा D1। क्या है योटा D1? जो कि एक नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। कहाँ है? नोएडा के अंदर है, यूपी में है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए था। ये रिवीजन हो गई है, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, न्यूज़ में भी रहा है। डेटा सेंटर क्या होते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? टॉलरेंस रखा करो, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इनटॉलरेंस के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वी शुड बी पेशेंट, वी शुड बी टॉलरेंट। कब होता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस? 16 नवंबर। एवरी ईयर होता है, हर साल तुम्हें याद कराया जाता है कि टॉलरेंट रहो, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो इसीलिए एवरी ईयर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यूएन जनरल असेंबली ने 1996 में ही डिक्लेयर कर दिया था इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑन 16 नवंबर। पता चल गया था कि लोगों में टॉलरेंस नहीं है अभी, तो वो 1996 से आज देखो 2022 में कहाँ है लेवल टॉलरेंस का, आप खुद से अपना एनालाइज करो। तो बेसिकली यही है कि अवेयरनेस जनरेट करनी है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस इन द सोसाइटी, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि इनटॉलरेंस अगर अपनी लाइफ में होगा तो उसकी कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। इसी के चलते यूनेस्को ने एक प्राइज भी क्रिएट किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज। ठीक है, द यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी फील्ड में, जैसे साइंस, आर्ट, कल्चर, कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली जो है ये प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है PSMA एग्रीमेंट जो है ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये एसोसिएटेड है अनरेगुलेटेड फिशिंग से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये पहला इंटरनेशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिजाइन हुआ है टू प्रिवेंट, डेटर एंड एलिमिनेट
इलीगल जो फिशिंग होती है, अनरेगुलेटेड फिशिंग, अनरिपोर्टेड फिशिंग, तो उसको एलिमिनेट करना है, उसको प्रिवेंट करना है। इसके अंदर अभी टोटल नंबर ऑफ सिग्नेटरीज जो हो चुके हैं वो हैं 100 कंट्रीज। रिसेंटली जिन्होंने साइन किया है वो है एंगोला, एरिट्रिया, मोरक्को, नाइजेरिया। ठीक है, तो ये आप याद में रख सकते हो। इसी के साथ यहाँ आपके जो इम्पोर्टेंट आज के करंट अफेयर्स हैं वो खत्म होते हैं। सेशन नहीं होगा खत्म, क्योंकि अब हम चलेंगे हमारी रिवीजन कैटेगरी पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि अडानी ग्रीन हैज कमीशन्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। कौन सी इंडियन सिटी में? जैसलमेर में। ये क्वेश्चन आप बताओगे, होमवर्क के लिए है। कौन सी कंट्री इनॉग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम? बांग्लादेश। ठीक है। What is the name of the hydrogen that is produced from a carbon-free nuclear power? Pink hydrogen. Which country has submitted its final roadmap to restore its nuclear deal with world power? Iran. कौन सी स्टेट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ड? मध्य प्रदेश के अंदर। इंडियाज रीन्यू पावर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गुरुग्राम बेस्ड है। उन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक अफ्रीकन कंट्री के साथ। वो कौन सी है? टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। इजिप्ट। देखो यही हो रहा है कि अभी वही मीटिंग चल रही है सारी एनवायरमेंट्स की, तो COP27 हो रही, वैसे ही साइडलाइंस में हम सबमिट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा एक स्टेप भी हो गया कि प्राइवेट कंपनी ने कहा चलो ठीक है, अभी इजिप्ट में तो है ही सही, तो मीटिंग तो चल ही रही है। तो यहाँ एक हमारी कंपनी ने, गुरुग्राम बेस्ड कंपनी ने एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इजिप्ट के साथ एक MOU भी साइन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने सबको बताया था, जब आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करो तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वो थर्मल पावर प्लांट की नहीं, वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। वो जैसे लगा लो सोलर एनर्जी से हो रहा है। और अगर आप यही न्यूक्लियर पावर से कर रहे हो तो वो पिंक हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है। World Bank has approved a funding of rupees 1600 crore to which state for power sector development? वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करी है, तो ये याद में रख लेना कितने की फंडिंग है? 1600 करोड़ की। इंडिया का विच इज इंडियाज थर्ड एंड द मोस्ट रीसेंट पावर एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च रिसेंटली? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ठीक है, चलो फिर अगली कैटेगरी पे चलते हैं। समिट्स न्यूज में रही हैं, तो कहाँ पर ये होस्ट हुई हैं समिट, कौन सी सिटी ने करी है? तो वो देख लो, वर्ल्ड ग्रीन समिट। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ दिस समिट? दुबई। ग्लोबल स्किल समिट 2022, विच सिटी इज द होस्ट? न्यू दिल्ली। सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट सपोर्टेड बाय MSME मिनिस्ट्री, विच सिटी इज द होस्ट? न्यू दिल्ली। Which country is the host of Conference on Confidence Building Measures and Interaction in Asia Summit? सोचो। कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। लिख देती हूँ ना। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? उज्बेकिस्तान। तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, बट चलो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। विच इंडस्ट्री यूनियन इज ऑर्गेनाइजिंग लीड समिट द थ्रू आउट लीडरशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडिया? ये आप बताओगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट, विच सिटी होस्टेड दिस समिट? भोपाल। और ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आप बताओगे। समिट है, बहुत ईजी है, कौन सी सिटी ने होस्ट करी है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर द प्राइड ऑफ होम्योपैथी? UAE। Which is the venue for 4th edition of India Clean Air Summit? बेंगलुरु। लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस जो न्यूज में रही है। लिब्राविल डिक्लेरेशन न्यूज में रही, एसोसिएटेड है कौन से रीजन से? अफ्रीका। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, इजराइल और कौन सी कंट्री? USA। वाराणसी डिक्लेरेशन कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? एडुकेशन से। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है ये एसोसिएटेड है विद द कंजर्वेशन ऑफ oceans. Beijing Declaration is associated with which summit? BRICS. Which state has signed a joint declaration in the field of integrated water resource management? हरियाणा। ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, डेक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, इट इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये फील्ड आप बताओगे, होमवर्क है। बाली डेक्लेरेशन एम्स टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेड, कौन से प्रोडक्ट की? मर्क्यूरी।
और लास्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल एसोसिएशन रिलीज डिक्लेरेशन ऑन प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा? यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ ये सेशन होता है ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। ये आपका होमवर्क हो गया। जितने भी अभी क्वेश्चन और भी दिए हैं 2-3, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आप रिवीजन कर पाओगे। और वही है, जितना सर्च करोगे खुद से वो भी अच्छा रहेगा। सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, खुद से भी थोड़ी मेहनत करो। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो। हैव अ नाइस डे एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू।